Hello students, this is Sumit Narang from K2S Career Zone and welcome to my YouTube channel. लास्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे थे अबाउट द मेजरमेंट ऑफ लेंथ यूजिंग इनडायरेक्ट मेथड्स और सबसे पहला इनडायरेक्ट मेथड हमने डिस्कस किया दैट वाज पैरालैक्स मेथड और उस पैरालैक्स मेथड को यूज़ करके हमने एक नियर बाय स्टार की दूरी अर्थ से निकाली. नाउ the second thing we are going to find out is the size of astronomical object. तो एक indirect method को use करके how we can find out the size of an astronomical object. तो एक astronomical object का size हम कैसे माप सकते हैं by using indirect method of measurement. So इसके लिए हम एक example लेते हैं कि हम moon का size मापना चाहते हैं. तो हम by using astronomical telescope we can find out द साइज ऑफ मून. तो अर्थ पे एक ऑब्जर्वेशन पॉइंट ओ से हम मून को ऑब्जर्व करके मून का साइज माप सकते हैं. तो इसको कैसे प्रोसीड करते हैं हम? तो अर्थ पे हम एक ऑब्जर्वेशन पॉइंट ओ कंसीडर करते हैं और वहाँ पर हम विद द हेल्प ऑफ अ टेलीस्कोप, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, हम मून को ऑब्जर्व करते हैं. और जब हम मून को देखते हैं तो टेलीस्कोप को हम एक लेफ़्ट साइड में टिल्ट करना शुरू करते हैं और जैसे जैसे हम टेलीस्कोप को लेफ़्ट में टिल्ट करते हैं तो हम एक ऐसे पॉइंट ए पर पहुंचते हैं जिस पॉइंट से अगर हम और टेलीस्कोप को लेफ़्ट की ओर टिल्ट करेंगे तो हमें मून नज़र नहीं आता. तो इसका मतलब ए एक डायामेट्रिकली एक्सट्रीम पॉइंट है इसका. तो ए पॉइंट पे हम हमारा टेलीस्कोप सेट करते हैं और यहाँ पर जिस इंस्ट्रूमेंट से हम एंगल मेजर कर सकते हैं उसको 0 सेट कर लेते हैं. सो अभी हमने ए पॉइंट कंसीडर कर लिया है. अब हमारा टेलीस्कोप ए पॉइंट पे टारगेटेड है. उसके बाद हम टेलीस्कोप को, हमारे एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप को राइट हैंड साइड पर मूव करना शुरू करते हैं. तो हम इसको टिल्ट करना शुरू करते हैं राइट हैंड साइड पे एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप को और हम तब तक करते रहते हैं जब तक हम एक ऐसे पॉइंट पे पहुंचते हैं जहां से अगर हम और एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप को राइट साइड को टिल्ट करेंगे तो फिर से हमारा मून जो है वो आउट ऑफ साइट हो जाएगा. तो इसका मतलब हमारे पास ये सेकेंड पॉइंट हम बी को ऑब्जर्व कर लेते हैं. तो ए और बी ये डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट्स हैं मून पर और हमने इन दोनों डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट्स के बीच में एंगल निकाल लिया. तो ये दो डायमेट्रिक ऑपोजिट पॉइंट्स इस हमारे ऑब्जर्वेशन पॉइंट ओ पर कितना एंगल बना रहे हैं उसको हमने मेजर कर लिया विद द हेल्प ऑफ द एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप एंड दैट इज थीटा. और बाय अदर मीन्स हम मून की दूरी अर्थ से निकाल सकते हैं. इससे पहले हमने पैरालैक्स मेथड से निकाला है तो वैसे ही हम अर्थ से मून की दूरी निकाल सकते हैं और इसको हमने ले लिया s. तो हमें अभी एंगल थीटा भी पता है, हमें मून की अर्थ से दूरी भी पता है s. तो अगर ए बी जो है हमारा डायामीटर जो है मून का वो एज कम्पेयर टू एस काफ़ी छोटा है तो ए बी डायामीटर को हम ए बी आर्क भी ले सकते हैं. तो हम इधर फॉर्मूला यूज कर सकते हैं कि एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क इज इक्वल टू द रेशो ऑफ लेंथ ऑफ द आर्क डिवाइडेड बाय द रेडियस. सो दिस थीटा इज इक्वल टू ए बी डिवाइडेड बाय एस. तो ए बी लेंथ ऑफ आर्क ले लो या चाहे डायमीटर, ये अप्रॉक्सीमेटली दोनों इक्वल ही होंगे. तो हमारे पास क्या हो गया, हमने ले लिया थीटा इज इक्वल टू ए बी बाई एस और ए बी इज इक्वल टू थीटा इंटू एस. तो बाय नोइंग द वैल्यू ऑफ थीटा एंड एस हम ए बी निकाल सकते हैं. तो दिस इज हाउ वी कैन फाइंड आउट द साइज ऑफ मून. तो इस तरह से हम मून का साइज निकाल सकते हैं बाय यूजिंग एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप. The size of an astronomical object like moon can be measured using an astronomical telescope. O is observation point on Earth, and when we observe image in the form of a circular disk, we calculate angle AOB is equal to theta. तो हम एंगल AOB निकाल सकते हैं जिसको हमने थीटा ले लिया. And S is the average distance of moon from Earth. तो S average distance है मून का अर्थ से. And S is very large as compared to diameter AB. तो हमारा S जो है, जो ये दूरी है मून की, वो डायमीटर AB से काफ़ी बड़ी है. सो AB इज अप्रॉक्सीमेटली टेकन एज लेंथ ऑफ द सर्कुलर आर्क ऑफ द रेडियस. तो ये सर्कुलर आर्क ऑफ द रेडियस के ऑलमोस्ट इक्वल ही ले लिया जाता है. और ये कैसे निकलेगा, दिस विल बी इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ थीटा एंड S. तो दिस इज इक्वल टू S थीटा. तो हैंस AB कैन बी कैलकुलेटेड व्हेन S एंड थीटा आर नोन. तो हम AB डायमीटर ऑफ मून निकाल सकते हैं हमारे पास जब S और थीटा हमें पता हो. Okay, so this is how we can find out the size of an astronomical object.
Another indirect method for measuring small distances is how to find out the size of molecule of oleic acid. तो size of molecule of oleic acid कैसे निकाल सकते हैं? by using indirect method. तो size of molecule of oleic acid बहुत ही छोटा होता है and it is of the order 10⁻⁹ मीटर. तो 10⁻⁹ मीटर का साइज होता है मॉलिक्यूल ऑफ ऑलिक एसिड का. तो हम इनडायरेक्ट मेथड मतलब कि डायरेक्टली हम मॉलिक्यूल को मेजर नहीं करेंगे और इनडायरेक्ट मेथड से कैसे इसका साइज मेजर कर सकते हैं उसको हम डिस्कस करते हैं. और ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, कई बार ही हमारे पास पेपर में ये टॉपिक आता है कि हाउ टू फाइंड आउट द साइज ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑलिक एसिड बाय यूजिंग इनडायरेक्ट मेथड. सो इसके लिए हम क्या करेंगे? इसके लिए हम सबसे पहले 1 cc ऑफ ऑलिक एसिड लेंगे. तो 1 cc वॉल्यूम ले लेंगे ऑलिक एसिड की और इसको अल्कोहल के साथ मिक्स करके 25 cc ऑफ सॉल्यूशन बना लेंगे. तो 1 cc ऑलिक एसिड और 24 cc हमने अल्कोहल लेके 25 cc ऑफ सॉल्यूशन बना लिया ऑलिक एसिड और अल्कोहल का. तो इसके अंदर ऑलिक एसिड की कंसंट्रेशन कितनी होगी? तो 1:25. तो 1/25 रेशो में है हमारा कंसंट्रेशन है ऑलिक एसिड की इस सॉल्यूशन में. तो कितनी कंसंट्रेशन है? 1/25 ऑलिक एसिड की ये 25 cc सॉल्यूशन है. अब इसके बाद ये 25 cc जो 25 cc सॉल्यूशन है इसका 1 cc हम ले लेंगे और इस 1 cc को फिर से अल्कोहल में मिक्स करके एक 20 cc सॉल्यूशन बना लिया जाएगा. तो जब हमने ये 25 cc जो 25 cc है इसका 1 cc सॉल्यूशन लिया तो इसमें ऑलिक एसिड की कंसंट्रेशन कितनी है? 1/25. और जब हमने नया सॉल्यूशन बनाया जिसमें हमने इसका 1 cc और 20 cc हमने टोटल सॉल्यूशन बनाया तो इसमें इस सॉल्यूशन 1 cc वाले सॉल्यूशन की कितनी कंसंट्रेशन है? 1/20. सो ये जो फाइनल जो सॉल्यूशन बना है हमारा इसके अंदर ऑलिक एसिड की कितनी कंसंट्रेशन होगी? पहले इसमें थी 1/25 और अब इसमें रह गई 1/25 मल्टीप्लाई बाय 1/20 दैट इज 1/500. तो फाइनल सॉल्यूशन में हमारे पास ऑलिक एसिड कितना हो जाएगा बेटा? 1/500 कंसंट्रेशन. तो फिर से समझ लो, पहले 1 cc ऑलिक एसिड लेकर के अल्कोहल के साथ मिक्स किया गया और 25 cc सॉल्यूशन बना लिया गया. इस 25 cc सॉल्यूशन में हमारे ऑलिक एसिड की कंसंट्रेशन बनी 1/25 और इस सॉल्यूशन का 1 cc हमने ले लिया और 1 cc वॉल्यूम लेने के बाद फिर से अल्कोहल में मिक्स करके फाइनल सॉल्यूशन बनाया 20 cc. इस में हमारे इस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन कितनी हुई? 1/20 और इसमें ऑलिक एसिड कंसंट्रेशन थी 1/25. तो ये फाइनल सॉल्यूशन में हमारे ऑलिक एसिड की कंसंट्रेशन बनी 1/25 मल्टीप्लाई बाय 1/20 दैट इज 1/500. So to measure the size we take 1 cc of olic acid mixed with alcohol to prepare 25 cc of solution. Now take 1 cc of this solution and mix it again with alcohol to prepare 20 cc of solution. In this way solution of olic acid in alcohol with concentration equal to 1/500 is prepared. तो ऑलिक एसिड और अल्कोहल का एक सॉल्यूशन बना लिया गया जिसमें ऑलिक एसिड की कंसंट्रेशन है जी 1/500. नाउ pour n drops of this solution of volume V each on the surface of water in a broad vessel. अब क्या किया गया कि पानी एक बड़े से वेसल में ले लिया गया. तो सपोज करो एक बहुत बड़ा सा एक कोई बर्तन है, तो ग्लास का बर्तन है सपोज, तो उसका बड़ा फेस है और उसमें पानी ले लिया गया. तो वाटर लिया और अब n ड्रॉप्स इस सॉल्यूशन की, जो ये सॉल्यूशन प्रिपेयर किया इसकी n ड्रॉप्स ली गई और हर एक ड्रॉप की वॉल्यूम थी V. तो टोटल वॉल्यूम इस सॉल्यूशन में कितना डाला गया? n × V. तो पानी के ऊपर n ड्रॉप्स उसकी घेर दी गई क्योंकि पानी के ऊपर ये जो ऑयल और अल्कोहल का सॉल्यूशन था ये पानी के ऊपर आ गया, बाहर ओपन टू एयर जो फेस है उसकी तरफ आ गया. तो जहाँ पर ऊपर जैसे ही आया तो अल्कोहल थोड़ी ही देर में हवा में इवेपोरेट हो गया. तो अल्कोहल हवा में इवेपोरेट हो जाता है और थोड़ी देर बाद ये देखा गया कि हमारे पास एक बहुत ही पतली सी लेयर हमारे पास वहाँ पे ऑयल की रह गई और ये जो सॉल्यूशन की रह गई और इस सॉल्यूशन में अल्कोहल जो है वो इवेपोरेट हो चुका है. तो ये पतली सी लेयर जो रही वो हमारे पास ऑलिक एसिड की लेयर रह गई है, सिर्फ पतली सी लेयर वो. तो हमने कितना सॉल्यूशन डाला? n × V. तो टोटल हमने n ड्रॉप्स डाली थी V वॉल्यूम की, तो n × V. और इस वॉल्यूम में ऑलिक एसिड की कंसंट्रेशन कितनी है? मतलब ऑलिक एसिड कितना होगा? ऑलिक एसिड था 1/500 कंसंट्रेशन का इसमें. तो इसका मतलब इसमें ऑलिक एसिड कितना होगा? तो वॉल्यूम ऑफ ऑलिक एसिड इन दिस सॉल्यूशन विल बी NV/500.
तो ये है ऑलिक एसिड की वॉल्यूम। और जब हमारा ये ऑयल और अल्कोहल का सॉल्यूशन जब हमारा वेसल में ऊपर आ गया और एक पतली सी लेयर बनाई, तो अल्कोहल उड़ गया और सिर्फ एक पतली सी लेयर जो है वो ऑलिक एसिड की रह गई। तो ये पतली सी लेयर की वॉल्यूम कितनी है? तो अगर वेसल आपका एक रेक्टेंगुलर वेसल है ऐसे जो ऊपर से ओपन है, तो रेक्टेंगुलर वेसल का आप लेंथ और ब्रेड्थ माप सकते हो। तो अगर हम ये इधर देखेंगे, एक रेक्टेंगुलर वेसल है, इधर ऐसे अगर ऊपर देखा जाए तो एक रेक्टेंगुलर वेसल होगा, तो इसकी ब्रेड्थ और लेंथ आप माप सकते हो। तो इसका एरिया L इंटू बी आपको पता होगा, एरिया ऑफ द वेसल आप आराम से ले सकते हो, एरिया आपको पता है। और अगर थिकनेस T ले ली जाए, इस ऑलिक एसिड की जो लेयर बनी होगी उसके ऊपर, उसकी थिकनेस स्मॉल t ले लो, तो वॉल्यूम ऑफ दैट लेयर कितनी होगी? A इंटू टी। और वो जो वॉल्यूम है वो इसके इक्वल होनी चाहिए, क्योंकि इतनी वॉल्यूम का ये ऑलिक एसिड डला था। और हमने क्या कहा, हमने देखा कि सारा जो ऊपर आया ओपन सरफेस पे जो हमारा सॉल्यूशन आया उसमें अल्कोहल तो वेपोरेट हो गया, रह क्या गया? ऑलिक एसिड। और उसकी वॉल्यूम कितनी है? A इंटू टी। तो NV/500 को A इंटू टी से हम इक्वेट कर देंगे। तो हम देखते हैं, दिस सॉल्यूशन ऑफ ऑलिक एसिड मूव्स वेरी फास्ट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर एंड फॉर्म्स अ वेरी थिन लेयर ऑफ थिकनेस T. If A is the area occupied by the oleic acid layer, then the volume of oleic acid in layer will be A into T. तो एरिया इंटू थिकनेस ले लो, क्योंकि वो लेयर जो है सिर्फ ऑलिक एसिड की रह गई है, क्योंकि अल्कोहल वेपोरेट हो चुका है। तो उस लेयर की वॉल्यूम है A इंटू टी, और हम ये मानते हैं वो सिर्फ ऑलिक एसिड ही रह गया उसमें। तो इसका मतलब वॉल्यूम A इंटू टी है, और NV/500 दोनों सेम होनी चाहिए। तो NV/500 इंटू A इंटू टी, तो यहाँ से T की वैल्यू निकालो थिकनेस की, NV/500 इंटू A। और ये माना जाता है कि ये जो लेयर थी, जो थिकनेस की लेयर थी, ये बहुत ही पतली है। तो जो भी लेयर बनेगी बेटा, उसके अंदर एक मॉलिक्यूल तो कम से कम होगा ही, तभी वो लेयर बनी है। तो अल्टीमेटली ये देखा गया कि अप्रॉक्सीमेटली ये जो लेयर की थिकनेस है वो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होती है साइज ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ ऑलिक एसिड। और ये जो थिकनेस होती है ये आती है ऑफ द ऑर्डर 10⁻⁹ मीटर। सो इन दिस वे हमने डायरेक्टली साइज ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑलिक एसिड नहीं मेजर किया, बल्कि इनडायरेक्ट मेथड से हमने उस लेयर की थिकनेस मापी, और हमने उस थिकनेस को ले लिया कि अप्रॉक्सीमेटली दैट थिकनेस विल बी इक्वल टू द साइज ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑलिक एसिड। तो दिस इज द वे हाउ यू कैन फाइंड आउट द साइज ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑलिक एसिड बाय इनडायरेक्ट मेथड। नेक्स्ट इज डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। तो मास और वेट का डिफरेंस 1 या 2 नंबर में कई बार आ सकता है। तो मास और आप इस तरह से टेबुलर फॉर्म में बनाएंगे, और आमने सामने कभी भी डिफरेंस आता है तो इस तरह से आप लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे उन दो चीज़ों का डिफरेंस लिखोगे तो ज़्यादा अच्छे से क्लैरिटी होती है। सो मास, इट इज़ डिफाइंड एज द क्वांटिटी ऑफ मैटर इन अ बॉडी। वेट, इट इज़ द फोर्स विद विच अ बॉडी इज अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। तो बॉडी का वेट कैसे बनता है कि हमारे को अर्थ अपनी ओर खींचती है टूवर्ड्स इट्स सेंटर, तो वो फोर्स जो होती है वो होती है हमारा वेट। मास जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, और वेट जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है। मास बॉडी का हमेशा कांस्टेंट रहता है, लेकिन वेट जो होता है वो प्लेस टू प्लेस वेरी करता है। तो आपका वेट जो अर्थ पे है उससे अलग वेट आपका मून पे होगा, या अर्थ पे भी जी की वैल्यू, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू के साथ आपका वेट भी वेरी होता है। इट्स यूनिट्स आर किलोग्राम और ग्राम्स, और वेट के यूनिट्स होते हैं न्यूटन और डाइन, क्योंकि वेट जो है वो फोर्स है। मास ऑफ अ बॉडी इज नेवर जीरो। तो मास बॉडी का जीरो नहीं होता। अगर बॉडी है तो उसमें मैटर है और उसका कहीं ना कहीं मास होगा, लेकिन वेट जो है वो सेंटर ऑफ अर्थ पे जीरो हो जाएगा, क्योंकि सेंटर ऑफ अर्थ पे अर्थ उसको अपनी ओर खींचती है जितनी फोर्स है, तो जब खींच ही लिया उसको तो वहाँ पे वेट उसका जीरो हो जाएगा। इट वर्थ नोटिसिंग दैट वेट इज इक्वल टू मास इंटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कह सकते हैं, तो जी mg। तो वेट जो होता है वो इक्वल होता है m इंटू जी। तो g की वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मेजरमेंट ऑफ मास तो हम मास को मेजर कैसे करते हैं? तो ज़्यादातर कॉमनली हम एक वेइंग बैलेंस यूज़ करते हैं टू मेजर स्मॉल मासेस। तो जनरली कॉमन बैलेंस इज यूज टू मेजर स्मॉल मासेस। फॉर मेजरिंग लार्ज मासेस, तो जैसे मास ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स जो या प्लैनेट्स या स्टार्स मापना होता है, तो हम ग्रेविटेशनल मेथड का यूज़ करते हैं। तो ग्रेविटेशनल मेथड, तो हमें पता है कि दो बॉडीज़, बड़ी बड़ी बॉडीज़ एक दूसरे को ग्रेविटेशनल फोर्सेस लगाती हैं, तो उनकी हेल्प से, ग्रेविटेशनल मेथड्स की हेल्प से हम बड़े बड़े एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स का मास निकाल सकते हैं।
और स्मॉल मासेज सब एटॉमिक और एटॉमिक पार्टिकल्स का मास निकाला जाता है विद द हेल्प ऑफ मास स्पेक्ट्रोग्राफ। तो मास स्पेक्ट्रोग्राफ यूज़ किया जाता है और इसकी हेल्प से हमारा बहुत ही छोटे एटॉमिक पार्टिकल्स का आता है और वो आता है AMU में, एटॉमिक मास यूनिट में हम माप सकते हैं, उसके लिए मास स्पेक्ट्रोस्कोप यूज़ किया जाता है। द नेक्स्ट इज मेजरमेंट ऑफ टाइम इंटरवल। तो टाइम मापने के लिए हमें क्या चाहिए? टाइम मापने के लिए हमें एक क्लॉक चाहिए घड़ी। तो टू मेजर एनी टाइम इंटरवल वी नीड अ क्लॉक। और क्लॉक क्या है? तो मैंने इससे पहले भी आपको बताया था कि क्लॉक क्या है? जो भी फिनोमिना अपने आप को रिपीट करता है रेगुलरली, वो हमारे लिए क्लॉक बन सकता है। इससे पहले भी हमने देखा था कि जब हमने पहले लोग सन को यूज़ करते थे एज अ क्लॉक, क्योंकि सन हर रोज़ सनराइज होता है, फिर सनसेट होता है, फिर अगले दिन सनराइज होता है, तो वो एक फिनोमिना है जो अपने आप को रिपीट करता है। तो सन कैन बी, दिस फिनोमिना कैन बी यूज एज अ क्लॉक। तो क्लॉक कोई भी फिनोमिना हो सकता है जो अपने आप को रिपीट करेगा, उसको हम एज अ क्लॉक ले सकते हैं। सो टू मेजर एनी टाइम इंटरवल वी नीड अ क्लॉक। एनी फिनोमिना दैट रिपीट्स इटसेल्फ रेगुलरली कैन सर्व एज अ क्लॉक। सम ऑफ द क्लॉक्स आर डिस्कस बिलो। तो कुछ क्लॉक्स हम बताते हैं कि कैसे हो सकती हैं। सो इलेक्ट्रिक ऑसिलेटर एक ऐसी क्लॉक भी हो सकती है जो इलेक्ट्रिक ऑसिलेटर्स होंगी। सो द सिंक्रोनस मशीन मोटर रोटेटिंग रनिंग ऑन AC कैन बी यूज टू ऑब्टेन अ टाइम स्केल। तो अभी क्या होता है कि इलेक्ट्रिक ऑसिलेटर का मतलब है कि हमारे पास इलेक्ट्रिक मोटर्स हैं जो रोटेट करती हैं। तो जैसे हमारे पास घरों पे AC सप्लाई आ रही है और इट हैज़ अ फ्रिक्वेंसी ऑफ 50 हर्ट्ज। तो फ्रिक्वेंसी का मतलब क्या होता है कि उसका एक साइकिल वो कंप्लीट करती है और 50 साइकिल ऐसे, जैसे एक साइकिल होता है तो अगर AC अल्टरनेटिंग है तो वो ऐसे एक साइन वेव बनाती है और उसका जब एक साइन वेव एक पूरा होता है तो ये इसको एक साइकिल कहते हैं और एक सेकंड में वो ऐसे 50 साइकिल बना देती है। तो जो हमारी मोटर्स रन करती हैं AC पर, अल्टरनेटिंग करंट पर, तो उनको भी यूज़ किया जा सकता है एज अ क्लॉक टाइम स्केल। तो जैसे अगर मैं ये कहूँ कि एक मोटर की RPM वो घूमती है रेवोल्यूशंस पर मिनट, तो एक मिनट में वो 60 बार घूम लेती है सपोज। तो अगर मैं उसको देखता रहूँ, अगर वो 30 बार घूमी है तो मैं ये कहूँगा कि वो 60 बार घूमती थी एक मिनट में, तो 30 बार वो आधे मिनट में घूमी होगी, तो उसको भी मैं एज अ क्लॉक यूज़ कर सकता हूँ। अगर वो 120 बार घूम गई है तो मैं ये कहूँगा 2 मिनट हो चुके हैं। तो अल्टीमेटली इलेक्ट्रिक ऑसिलेटर्स कैन बी यूज। इलेक्ट्रॉनिक ऑसिलेटर्स, तो वैक्यूम ट्यूब्स और जंक्शन ट्रांजिस्टर्स कैन बी यूज फॉर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऑफ हाई फ्रिक्वेंसीज एंड दीज ऑसिलेशंस कैन बी यूज फॉर मेजरिंग टाइम्स। तो अगेन फ्रिक्वेंसी को यूज़ किया जाएगा। तो फ्रिक्वेंसी क्या होती है? जैसे अभी मैंने RPM कहा, तो ये इलेक्ट्रिक में था, तो इलेक्ट्रॉनिक में भी ये चीज़ है रेवोल्यूशंस जो है। तो अभी मैंने बोला कि जैसे एक वेव है, तो अगर वो एक साइन वेव है तो एक बार ऊपर और एक बार उसका क्रैश बनता है, एक बार ट्रप, तो उसका एक साइकिल पूरा हो जाता है। तो अगर हम ये कहते हैं कि जैसे हमारे पास अल्टरनेटिंग करंट है, उसका 50 साइकिल्स ऐसे पूरे होते हैं एक सेकंड में। और अगर मैंने कहा कि अभी मैंने जब देखा, मैं टाइम माप रहा हूँ, तो इसके 500 साइकिल पूरे हो गए। तो अगर वो 500 साइकिल हो गए हैं तो हमें पता है एक सेकंड में 50 साइकिल पूरे होते थे, तो 510 सेकंड में होंगे। तो हम उन वेव्स की फ्रिक्वेंसीज को यूज़ कर सकते हैं टू मेजर टाइम। तो ऐसे फ्रिक्वेंसी का पता होकर के आप टाइम मेजर कर सकते हैं उनकी ऑसिलेशंस की हेल्प से। सोलर क्लॉक सबसे पहले यूज़ की जाने वाली क्लॉक थी। सोलर क्लॉक वाज बेस्ड ऑन द रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड सन। तो सन के अराउंड अर्थ की जो रेवोल्यूशन है उसको यूज़ करके हमारे पास हम समय को माप सकते हैं। क्वार्ट्ज क्रिस्टल क्लॉक, तो क्वार्ट्ज क्रिस्टल क्या होता है? अ क्वार्ट्ज क्रिस्टल शोज पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करता है क्वार्ट्ज क्रिस्टल। वो क्या होता है कि जब उसके ऊपर प्रेशर लगाया जाता है तो एक EMF डेवलप करता है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स या ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स वो डेवलप कर लेता है। तो एक तरह से वो भी फ्रिक्वेंसी ही डेवलप करता है कोई, तो उसको हम उस ऑसिलेशन को यूज़ कर सकते हैं टू मेजर टाइम। तो पहले भी ऑसिलेशन हमने इलेक्ट्रॉनिक ऑसिलेशन, इसको यहाँ पे जंक्शन ट्रांजिस्टर या वैक्यूम ट्यूब से जनरेट किया, यहाँ पे पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से ऑसिलेटरी मोशन यूज़ किया गया और उसको हमने यूज़ किया टू मेजर टाइम। तो अ क्वार्ट्ज क्रिस्टल शो पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दैट इज व्हेन फ्लक्चुएटिंग प्रेशर इज अप्लाइड अक्रॉस वन पेयर ऑफ फेस ऑफ crystal an oscillating EMF develops across another pair of perpendicular face and vice versa। तो जब एक फेस पे कोई प्रेशर लगाया जाता है तो परपेंडिकुलर अदर फेसेस पे वो क्या होता है, वो एक ऑसिलेटिंग EMF डेवलप करते हैं और इस ऑसिलेटिंग EMF को यूज़ किया जा सकता है टू मेजर टाइम, क्योंकि ये जो ऑसिलेशन है वो एक प्रॉपर टाइम के बाद रिपीट होती है। तो हमें पता लग जाता है कि अगर ये एक मिनट में
100 बार रिपीट हो रही है, तो हम ये देखेंगे अगर हमने 1000 बार उसको रिपीट होते हुए देखा तो हमें पता लग जाएगा कि 1 मिनट में अगर 100 बार थी तो 10 मिनट में 1000 बार होगी, तो वी कैन यूज देम टू मेजर द टाइम। एटॉमिक क्लॉक, तो एटॉमिक क्लॉक इट इज बेस्ड ऑन द पीरियोडिक वाइब्रेशन प्रोड्यूस इन सीजियम एटम एंड इट इज नोन एज सीजियम क्लॉक। तो एटॉमिक क्लॉक जो है वो सीजियम एटम की वाइब्रेशन, जो सीजियम एटम प्रोड्यूस करता है पीरियोडिक वाइब्रेशन, उसके ऊपर बेस्ड होती है और इसको सीजियम क्लॉक कह दिया जाता है। तो हमारे पास जो हमारा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, इसको नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी हमारी जो न्यू दिल्ली में है वो मेंटेन करती है और वहाँ पर सीजियम एटॉमिक क्लॉक को ही यूज़ किया जाता है टू मेजर IST। तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम सीजियम एटॉमिक क्लॉक से ही चल रहा है हमारा। रेडियो एक्टिव डेटिंग, तो रेडियो एक्टिव डेटिंग एक टेक्निक है जिसको यूज़ करके बहुत लंबे टाइम इंटरवल्स को मापा जा सकता है ऑफ द ऑर्डर 10⁻17 से। So it is used for measuring long time intervals of the order 10⁻17 seconds. Age of rocks, fossils is estimated by studying the ratio of number of radioactive atoms decayed to the number of surviving atoms in the specimen. तो radioactive dating एक ऐसा टेक्निक है जिसको यूज़ करके बहुत लंबे अंतराल को मापा जा सकता है। तो रॉक्स की एज, जैसे कई बार कह देते हैं ये फॉसिल्स 5000 साल पुराना है, तो ये इतना टाइम पीरियड कैसे मापा जाता है? बाय यूजिंग अ रेडियो एक्टिव डेटिंग टेक्निक। और हमारे पास इसको कैसे यूज़ करते हैं? तो रेडियो एक्टिव एटम में कितने डिकेड नंबर और कितने सर्वाइविंग नंबर ऑफ एटम्स हैं, उनको देख करके हम इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो वो एक प्रॉपर टेक्निक है और उस टेक्निक को रेडियो एक्टिव डेटिंग कहा जाता है। सो दीज आर द टॉपिक्स रिलेटेड टू अवर चैप्टर मेजरमेंट ऑफ लेंथ, मास एंड टाइम। तो हमने इसमें देखा कि लेंथ को मापने के हमारे पास डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड्स हैं। मास को मापने के लिए हम कॉमन वेइंग बैलेंस यूज़ कर सकते हैं, मास स्पेक्ट्रोग्राफ यूज़ कर सकते हैं। टाइम को मापने के लिए हमारे पास हमें क्लॉक चाहिए और कोई भी ऐसा फिनोमिना जो अपने आप को रिपीट करता है वो हमारे लिए क्लॉक बन सकता है। तो हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लॉक्स देखी कि इलेक्ट्रिक ऑसिलेटर्स भी हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक ऑसिलेटर्स भी हो सकते हैं, सोलर, क्वार्ट्ज क्रिस्टल या सीजियम क्लॉक। तो इस तरह से हमारे पास हम डिफरेंट वे से टाइम को भी मेजर कर सकते हैं। होपफुली अभी आपको सारे टॉपिक्स क्लियर हो गए हैं। विद दिस चैप्टर ऑफ फर्स्ट यूनिट इज ऑल्सो ओवर। आने वाले लेक्चर्स में हम अगला चैप्टर डायमेंशनल एनालिसिस डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू लाइक एंड शेयर माई वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू वेरी मच।